हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि एनसीईआरटी साठ संग्रह से चलाया जा रहा है। जैसा कि कल के भी वीडियो एक आए थे जिनमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने उसे इतने पसंद किए और इतने कमेंट्स किए कि मैं दिल से गदगद हो गया और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, उनमें से एक का कमेंट था, सर आप प्रभु के समान हो। मैं बता दूं, हम सब एक साधारण मानव हैं। प्रभु हमारे सभी के लिए वो एक अलग ही दर्जे रखते हैं। हम आप लोगों के लिए बस एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कृपया आप कभी भी अगर कमेंट करें, आप प्रभु नाम हमें संबोधित ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का साथ ही कमेंट्स था कि यह बहुत ही अच्छा हेल्पफुल था और ये आगे भी आप लोग इसे जारी रखें। तो मैं बता दूं, ये आपको पूरी एनसीईआरटी सार संग्रह कराया जाएगा। साथ ही जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदुवार होंगे उसे हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। कल के वीडियो जो लोग नहीं देखें एंशिएंट हिस्ट्री का, उसे भी आप लोग जरूर जा कर के देख लेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज से फिर से मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं एक पेड़ अपनों के नाम। आप अपने जीवन में जब भी आपके पास कोई हैप्पीनेस पल हो, खुशी का पल हो, एक पेड़ आप कहीं पर लगाकर जरूर उस हैप्पीनेस को और ज़्यादा खुशी करें। साथ ही अपने हैप्पीनेस के साथ वर्ल्ड और अर्थ की भी एक हैप्पीनेस की एक भाग बना दें। चलिए हम लोग जानेंगे अब मध्यकालीन भारत का इतिहास। बिंदुवार हम लोग चलते चलेंगे। आप लोग को ये नहीं ध्यान देना है कि वीडियो पीडीएफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ आराम से ध्यानपूर्वक इसे सुनते जाएंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट और बिंदुवार जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उसे आपको समझाता चलूँगा। आराम से इसे सुनिए, ना हो तो आप आराम से ईयरफोन लगाएं कान में और जब भी मन करे आप घूमते फिरते इसे सुनते रहें। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए बात करेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक कमेंट्स करेंगे। खास करके हमें कमेंट्स करके वो लोग बताएंगे जो आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे और हमारे साथ हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हैं वो हमें खास करके ज़रूर एक कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। बिंदुवार समझते हैं। पहला बिंदु है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। ये थे अरब के। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बिंदुवार और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाऊँगा और आंसर बताता जाऊँगा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे और ना ही उसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है। अगला बिंदु है वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। नोट से वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जो राजा थे दाहिर, उसके से देवल बंदरगाह को अधिकार में लिया। आगे सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। मुल्तान, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। ऊंट पालन तथा खजूर की खेती के लिए। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। अरब के जाने के बाद
भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। आगे है, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। नोट से, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया तथा इसके आक्रमण पर का मुख्य उद्देश्य भारत का धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। आगे पॉइंट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। नोट से, अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्बी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर के नाम से जाना जाता है, फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। आगे है, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? 1175 ईस्वी मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनिलवाड़ा पाटन में आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीमराज द्वितीय, जिसे मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराइन का युद्ध दो प्रमुख तराइन युद्ध हुए, जिनमें प्रथम 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, जिनमें मोहम्मद गौरी पराजित हुई, और दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी विजयी हुई। आगे, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। आगे, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी। नोट से, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण किया गया था? यह था याल्दौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। आगे हम लोग जानेंगे, दूसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि 1200 से 1526 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था, इसके बारे में जानेंगे। देखते हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत कुछ इस प्रकार से शामिल है। पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। उसके बाद दूसरा शासक था खिलजी वंश, जिसमें 5 शासक। तीसरा था तुगलक वंश, जिसके 9 शासक हुए। चौथा था सैयद वंश, जिसके 4 शासक थे। और पांचवा था लोदी वंश, जिसके 3 शासक हुए। दिल्ली पर कुल शासन करने वाले 5 शासक हुए, 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश जो था इलवरी वंश से संबंध रखता था और लोदी वंश से संबंध रखता था। अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके गुलाम वंश की। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिनमें प्रथम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रही। और उसके बाद आया आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह कुतुबी राजवंश से संबंधित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी।
आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली लाया। इल्तुतमिश के बाद 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना। फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1339। रजिया सुल्तान वही है जो कि दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम से बना जिसका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी। उसके बाद महमूद शाह बना जो कि 1242 से 1246 ईस्वी और नासिरुद्दीन महमूद बना जो कि 1246 से 1265 ईस्वी तक रहा। इन सभी रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ये सभी शमसी राजवंश से संबंधित थे। नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 तक रहा। उसके बाद बना शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 1287 ईस्वी तक शासित रहा। बलबन के बाद कैकुबाद जो कि 1287 से 1290 ईस्वी तक और कैकुबाद के बाद कैमूर्स जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक बना 1290 ईस्वी में। और ये सभी बलबन, कैकुबाद और कैमूर्स बलबनी राजवंश से संबंधित थे। अब बात करेंगे दूसरी राजवंश खिलजी वंश। खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रही। फिरोज शाह खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया जो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आया जो कि मात्र 35 दिन तक 1316 ईस्वी में शासक बना। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बना जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खां बना जो कि 5 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासक रहा। आगे देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो तीसरा राजवंश हुआ। सबसे पहले गुलाम वंश हुए, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और तब लोदी वंश। तुगलक वंश में कुल 9 शासक हुए जिनमें पहला यानी इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक या शाह प्रथम जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से एक और बना 1388 से 1389 ईस्वी में। उसके बाद अबू बकर शाह बना 1389 से 90 ईस्वी तक। उसके आगे मोहम्मद शाह तृतीय बना 1390 से 1394 ईस्वी। उसके आगे बना अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जो कि जनवरी मार्च 1394 ईस्वी में बना। इसी के समय 2 स्वतंत्र शासक बने नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि 1394 से 1313 ईस्वी तक दिल्ली पर शासक रहे और एक बना नुसरत शाह जो कि 1394 से 1398 ईस्वी में फिरोजाबाद पर शासन किया। आगे जानते हैं चौथा राजवंश जो था सैयद वंश। सैयद वंश में कुल प्रमुख 4 शासक हुए जिसके संस्थापक था खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह बना जो 1421 से 1434 तक रहा। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह बना जो 1445 से 1451 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का आखिरी 5वां वंश जो था वह था लोदी वंश। लोदी वंश में कुल प्रमुख 3 शासक हुए। उनमें जो थे बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे जो 1451 से 1489 तक रहे। उसके बाद सिकंदर लोदी आए। सिकंदर लोदी 1489 से 1571 ईस्वी। और उसके बाद इब्राहिम लोदी द्वितीय आए जो 1517 से 1526 ईस्वी तक रहे। अब है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। यानी नोट्स में दिया गया है इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश शमसी राजवंश से संबंधित था। दूसरा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया गया। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की तथा यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब आगे अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। आप लोग वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। नोट से भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? कुरान खा। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट्स दिए गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। नोट से है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। आगे है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल। आगे, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश। नोट से है, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला। इक्तादार कहलाता है। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर ए आखुर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह। नोट से, बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद को सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। नोट से, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियायवते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा।
सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। नासुरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। दिल्ली का आदम सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद को कहा गया है। आगे है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी। बात करें खिलजी वंश के पश्चात गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। आगे अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशस्प। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। नोट से है अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण यानी गुजरात का शासक पर। नोट से है अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? चित्तौड़ पर आक्रमण के समय राणा रतन सिंह शासक थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। नोट से तेलंगाना उस समय का वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। आगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। राज्य था देवगिरी। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर। एक बात ध्यान देंगे, अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का सभी अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर। देवगिरी का जो आक्रमण था उसमें 1307 ईस्वी में किया गया था। वारंगल राज्य का शासक था प्रताप रुद्र देव। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर द्वारा 1309 ईस्वी में की गई। द्वार समुद्र राज्य का शासक था बीरबललाल तृतीय, जिसका अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1310 ईस्वी में। फिर पांड्य राज्य की शासक थे वीर पांड्य। उस समय अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1311 ईस्वी में। आगे मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? देवगिरी पर 1307 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया? नगद वेतन और स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर घरी चरी कर के नाम से जो जाना जाता है, लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? अलाई दरवाजा दिल्ली में। नोट से है अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। आगे है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। विभाग और अधिकारी दिए गए हैं।
बरीद ए मंडी विभाग के अधिकारी बाजार निरीक्षक होते थे। सहना ए मंडी विभाग के अधिकारी बाजार अधीक्षक, दीवान ए रियासत विभाग के अधिकारी बाजार नियंत्रक और मैन मनहैयान विभाग की अधिकारी हुआ करते थे गुप्तचर। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार, यानी पद्मावत के जो रचनाकार मोहम्मद जायसी हैं, उनके अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब अगला वंश है तुगलक वंश। आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, साथ ही लाइक तो बनती है। बात करेंगे तुगलक वंश की, जिसका शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। नोट से है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, जिसे उस भाषी में जानी जाती है हुजून दिल्ली दूर अस्त। आगे, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन बना? सर्वाधिक विद्वान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। नोट से है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य योजना थी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी के बीच की और इसकी विशेषता थी तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। दूसरी योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि की विशेषता है, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1330 ईस्वी में किया गया था और इसकी विशेषता थी चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। चौथी योजना थी खुरासान का अभियान, जो 1336 से 1337 ईस्वी के बीच में थी और इसकी विशेषता है खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। पांचवी योजना थी कराचिल अभियान, जो 1337 से 38 के बीच में थी और इसकी विशेषता रही तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। अब आगे, कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग की सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। नोट से है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर एवं 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? सिंध अभियान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
फिरोज शाह तुगलक। नोट से है, फिरोज शाह के शासनकाल में स्थापित विभाग दीवान ए बंदगान, जिसे दासों की देख रेख के लिए बनाया गया था, दीवान इस्तहक पेंशन देने के लिए, और दीवान खैराज असहयोग लोगों की मदद के लिए। कहीं कहीं पर दीवान खैराज की जगह खैरात लिखा हुआ मिलेगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में मध्य एशिया का महान सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब आगे है सैयद वंश तथा लोदी वंश। सैयद वंश जो कि 1414 से 51 ईस्वी तथा लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रही। बात करें तो 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। नोट से है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहीन बिन अहमद सरहिंदी का संरक्षण प्रदान किया। आगे, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी। लोदी वंश के शासक दिए गए हैं। पहला सुल्तान था बहलोल लोदी, उसका शासनकाल 1451 से 1458। दूसरा सिकंदर लोदी, जो यहाँ पे 89 है, 89 क्लियर है, 1489 से 1517, और इब्राहिम लोदी 1517 से 1536 ईस्वी। आगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। आगे, सिकंदर लोदी ने न मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजे निकालना, महिलाओं को पीरों के मजार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे, सल्तनत कालीन वंश दिया गया है। पहला वंश था ममलुक वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक। ममलुक वंश को ही गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। ममलुक वंश जिसमें उसके शासनकाल थे 84 साल, और संस्थापक था ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद था खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक कुल 30 वर्षों तक शासन किया, और खिलजी वंश के संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश बना तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, जिसने शासन किया 94 साल तक, और गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हुए। चौथा वंश था सैयद वंश 1414 से 1450, जिसमें 37 साल तक शासन हुई, और खिज्र खां इसके संस्थापक थे। पांचवा राजवंश था लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहे, और कुल 76 वर्षों तक शासन किया, और इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। बात करें तो दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। आगे, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी। लोदी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी ने पराजित किया था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी के बाद। नोट से है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ।
भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसके शासनकाल में किया तुर्की ने। सल्तनत काल ने दस्तारबंदान किसे कहा जाता था, उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख शामिल है। अब आगे हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। आप लोग को शेयर कभी रुकनी नहीं चाहिए, साथ ही एक लाइक तो बनती है। बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। नोट से है, हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। आगे है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव और कुली कुतुब शाह के बीच। बॉक्स दिए गए हैं, वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर प्रथम। इसके शासन समय था 1326 से 1356 ईस्वी और संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। दूसरा वंश था सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह और इसका शासनकाल था 1485 से 1505 ईस्वी। अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह। तीसरा वंश था तुलुप वंश, जिसके संस्थापक वीर नरसिंह, समय 1505 से 1570 ईस्वी और अंतिम शासक तुलुप वंश का सदाशिव राय। चौथा वंश था अराविडू। अराविडू का संस्थापक तिरुमल, समय था 1570 के बाद का और अंतिम शासक हुए रंग तृतीय। आगे, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। आगे है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। तालिकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी। आगे, विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, जिनमें यात्री, देश, शासक और विवरण दिए गए हैं। निकोलो कॉन्टी इटली का रहने वाला था, शासक था देवराय प्रथम। इसका विवरण विजयनगर शहर का वर्णन मिलता है। अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस का था और शासक थे उस समय देवराय द्वितीय, इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया। पायस यात्री पुर्तगाली था, जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए और विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। बारबोसा, जो कि पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय आए, सती प्रथा का वर्णन किया था। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था, सदाशिव राय के समय आए। सदाशिव राय जो तुलुप राजवंश के थे और यहाँ विजयनगर का वर्णन किया। नूनीज जो था पुर्तगाली था, अच्युत देव राय के यहाँ आए, सती प्रथा का उल्लेख किया। निकितिन रूस का था, जो मोहम्मद तृतीय के समय आया और विजयनगर की असमानताओं का वर्णन किया। आगे, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? मैसूर राज्य की स्थापना किया गया था राजा वाडियार द्वारा और शासक था विजयनगर का वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलविड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया था विजयनगर के राजाओं द्वारा। अब यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं,
जिनमें राज, संस्थापक, स्थापना, राजवंश, राजधानी और विलय दी गई है। पहला बरार राज्य, जिसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। स्थापना हुई 1484 ईस्वी में। राजवंश था इमाद शाही राजवंश। राजधानी थी बरार की इलई चपुर या गाविलगढ़। उस समय विलय किया 1574 ईस्वी को अहमदनगर में। बीजापुर बीजापुर राज्य के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी। राजवंश आदिल शाही। राजधानी नौरसपुर। विलय हुआ 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। तीसरा राज्य है अहमदनगर, जिसके संस्थापक मलिक अहमद। स्थापना हुई 1490 में। राजवंश था निजाम शाही। राजधानी थी जुन्नर अहमदनगर और 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अगला राज्य है गोलकुंडा, जिसके संस्थापक कुली कुतुब शाह। स्थापना 1512 ईस्वी। राजवंश कुतुब शाही। राजधानी था गोलकुंडा और इसकी विलय औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में 1657 ईस्वी में की गई। अगला राज्य है बीदर। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद। 1500 स्थापना ईस्वी में 1526 में इसकी स्थापना की गई। राजवंश था बरीद शाही। राजधानी थी बीदर और इसे बीजापुर में 1618 ईस्वी में मिलाया गया। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब आगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात करेंगे। दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के तुर्क वर्ग थे? अमीर एवं सुल्तान सभी तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपने वजीर नियुक्त किया था? तैलक ब्राह्मण खान ए जहां को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। आगे हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात, मुसलमानों की उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला। खम्स, खम्स जो था वह लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। उसके बाद खराज, खराज में भू राजस्व यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। आगे सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। बॉक्स में है इल्तुतमिश ने अपनी शासन काल में चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? फवाजिल का तात्पर्य इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। आगे है जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। आगे सल्तनत का शासन के प्रमुख विभाग की चर्चा की गई है इस बॉक्स में। दीवान ए बिजारत, दीवान ए बिजारत वन विभाग। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों के बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए। दीवान ए कजा न्याय विभाग। दीवान ए इंसाफ पत्राचार विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। आगे दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती है? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस ए खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
ख्वाजा नामक अधिकारी का नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी प्रतिशत होती थी? 20 से 25%। नोट से है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सदर उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान, अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान, सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख, अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिस पर अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अब आगे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। शेयर रुकनी नहीं चाहिए, आप लोग शेयर करते रहेंगे और लाइक तो जरूर करेंगे। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य की। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। नोट से है तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। आगे भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? बलबन का मकबरा। आगे किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल-बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। आगे सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माता थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा का निर्माता इल्तुतमिश। हौज ए शम्सी व शम्सी ईदगाह के निर्माता इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा का निर्माता बलबन। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे ग्रंथ के लेखक। प्रमुख ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम दिया गया है। ग्रंथ है संगीत राज, इसके लेखक राणा कुंभा। रागमाला ग्रंथ के लेखक पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी। तारीख है दिल्ली ग्रंथ के लेखक खुसरो। तारीख है मुहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान। तारीख है हिंद के लेखक अल-बरूनी। तारीख है मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवाह ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फुतूह के लेखक अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। फुतुहात फिरोजशाही के लेखक फिरोज शाह। तारीख ईमानी के लेखक उत्बी। तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उज सिराज और रेहला के लेखक इब्न बतूता थे। आगे किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्राप्त किया था? फारसी। हिंदू मुस्लिम गान्य वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? सितार को। नोट से है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा है। आगे नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई थी? राणा कुंभा ने। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग
आगे आएंगे दिल्ली सल्तनत से हट करके भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन से सभी बिंदुवार तथ्य को जानेंगे। आप लोग शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बात करें सूफी संप्रदाय की। सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। सूफी संप्रदाय दो भागों में बटा था, बासारा और बेसारा। बासारा में इस्लामी कानून के समर्थक हुए और बेसारा में इस्लामी कानून से मुक्त हुए। बासारा की बात करें यानी इस्लामी कानून के समर्थक, जिसमें चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला बने। सभी सिलसिलों में कुछ अलग तथ्य। चिश्ती सिलसिला भारतीय संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मुहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग थे। वही चिश्ती सिलसिला में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये दो साइड में गए, दक्षिणी भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत में बुरहान और गेसूद राज। बुरहान को हीन गरीब के नाम से जाना जाता है। वही उत्तर भारत में इसे ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी हुए। आगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बॉक्से बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुख पूर्ण है। आगे रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? उमर मूल्य। आगे सिलसिला और संस्थापक दिए गए हैं। चिश्ती सिलसिला, इसके संस्थापक हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया हुए, जो कि भारत के ही थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक शेख बदरुद्दीन। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक बाकी मिल्ला हुए। आगे रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद को बताया था। आगे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। कामरूप जो वर्तमान असम है, कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। नोट से है भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। आगे किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक के रचयिता कौन हैं? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। बॉक्स है उपाधि और सूफी संत। उपाधि है चिराग ए देहलवी की उपाधि शेख नासिरुद्दीन महमूद। महबूब ए इलाही की उपाधि शेख निजामुद्दीन औलिया। मुज्जदिद की उपाधि शेख अहमद सरहिंदी। बंदा नवाज की उपाधि सैयद मोहम्मद गेसूदराज। दक्षिण भारत पर शिव भक्त संतों को नैनार तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा जाता था। नैनार कुल 63 संत हुए जबकि अलवार कुल 12 संत हुए। अब आगे भारत में भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति आंदोलन को यहाँ पर मैप के थ्रू बताया गया है, जिनमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? गुरु नानक, कबीर और रैदास को उत्तर भारत में।
वही महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम कुछ इस प्रकार है। नामदेव, ये सभी जो हैं महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी, ज्ञानदेव 1271 से 1296 ईस्वी, एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी, तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी, रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैप में दिए गए हैं। हम लोग यहाँ जानेंगे पहले प्रमुख संत एवं उसके प्रवर्तक। जो यहाँ पे प्रमुख मत हुए और उनके प्रवर्तक, अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक हुए शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बिकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, भेदा भाव के प्रवर्तक भास्कराचार्य, शैव विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक श्रीकंठ, अंचित भेदभाव के प्रवर्तक बलदेव, वीर शैव विशिष्ट अद्वैत श्रीपति और अविभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। अब संत व उनके संप्रदाय। संत जो थे रामानुजाचार्य यह श्री संप्रदाय से संबंधित थे, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लाल दास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ बरकरी संप्रदाय, तुकाराम व ज्ञानदेव ये सभी बरकरी संप्रदाय से, रामदास बोध धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बौल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामबत संप्रदाय, श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, निरंजन का निरंजन संप्रदाय, रैदास रैदासी संप्रदाय। आगे है बॉक्स में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को दो भाग में बांटा गया, विष्णु भक्त और शिव भक्त। विष्णु भक्त कहलाए अलवार संत, जबकि शिव भक्त कहलाए नैनार संत। अलवार संत में नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो कि महिला थी और कुलशेखर, जबकि नैनार संत हुए मनिक बाचकर, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान संबंदर, निरुना बुक करसु अपर। अब आगे गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक द्वारा सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। सूफी संत किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? फरीदुद्दीन गंज ए शकर, बाबा फरीद। आगे नोट से मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आगे ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। आगे भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के शासनकाल थे? तुकाराम जहांगीर के। आगे भारत में चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आगे सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। आगे ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक का। आगे रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है?
हाजी बारिश अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन। नोट से है, सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फदरुद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सीकरी आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। शेख ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम को वर्तमान फिलिस्तीन में। आगे बॉक्स दिया गया है, ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। आगे सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। नोट से है, दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया। आगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ स्थापित किए गए थे। पहला पीठ है सिंगेरी पीठ, जिसे शिव के नाम से भी जाना जाता है और यह शिव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मैसूर में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। दूसरा है गोवर्धन पीठ, जो कि बलभद्र और सुभद्रा के लिए समर्पित है और ये है पूरी उड़ीसा में। एक है शारदा पीठ कृष्ण का, जो द्वारिका गुजरात में। ज्योतिष पीठ विष्णु के लिए बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बाकाचार्य द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अब आगे देखेंगे मुगल वंश 1526 से 1857 ईस्वी। मुगल वंश का जो काल था वह 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगल वंश रही। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉक्स में मुगल शासकों के मकबरे। शासक था बाबर। बाबर का मकबरा आगरा या काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा। शाहजहां का मकबरा आगरा। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद या दौलताबाद। अब यहाँ पे दे रखी एक पॉइंट, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तिमूरियन कहा जाता है मुगल को। अब यहाँ पे शीर्ष वाइज देखते हैं तैमूर। तैमूर के 5वें वंशज बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद हुआ हुमायूं के बाद अकबर, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हुए जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के 2 पुत्र शाहजहां और खुसरो मिर्जा। शाहजहां जो था वह खुर्रम के नाम से जाना जाता था। खुसरो मिर्जा या दावर बख्श बली का बकरा कहे जाते थे। शाहजहां उसके आगे बना औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा सिकोह। शाहजहां के नीचे उसके कुल 4 थे। फिर औरंगजेब के बाद आजम शाह बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना गया। फिर मोहम्मद अकबर, फिर मोहम्मद कामबख्श। आगे बना मोहम्मद अकबर का नेकुसियर। मोहम्मद कामबख्श का से बना मुली उल मिल्लत, जो शाहजहां तृतीय के नाम से जाना गया। बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के साथ 4 हुए, सुखिस्ता अख्तर, जहांदार शाह, रफी उस शान और अजीम उस शान। अजीम उस शान से फर्रुखसियर आया और रफ़ी उस शान से मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी उद दर्जात और शाहजहां द्वितीय। जहांदार शाह से आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन भी कहा गया। उसके बाद आलम शाह द्वितीय, जिसे अली गौहर कहा गया। फिर
अकबर शाह द्वितीय जिसे मिर्जा अकबर कहा गया और सुखिस्ता अख्तर से मोहम्मद शाह जिसे रोशन अख्तर कहा गया, उसके आगे मोहम्मद शाह बहादुर, फिर बेदार वक्त। और अकबर शाह द्वितीय के नीचे आया था बहादुर शाह जफर जिसकी निधन रंगून में हुई थी। अब देखिए मध्यकालीन भारत के मुगल शासक प्रथमतः कौन थे? यह चगतई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? वर्तमान उज्बेकिस्तान और उस समय का फरगना का। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष में चंगेज खां मंगोल शासक के वंश था। पिता के साइड से तैमूर वंशीय और माता के साइड से चंगेज वंशीय था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति दृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। अब आगे है बाबर एवं हुमायूं। शेर तो बिल्कुल नहीं रुकेगी, है ना। आगे बाबर एवं हुमायूं की बात करें तो यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगतई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां तथा राणा सांगा ने। यहाँ पर बॉक्स दी गई है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। काफिरों को मारने वाला कहा जाता है। नोट से है बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ एवं विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी। आगे है बॉक्स में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ी गई इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में। दूसरा खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ी गई राणा सांगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के बीच। और सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। अब आगे बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य। बाबर के आक्रमण के समय राज्य था विजयनगर जिसके शासक थे कृष्ण देव राय। दिल्ली राज इसके शासक था इब्राहिम लोदी। बंगाल राज्य का शासक था नुसरत शाह और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। यानी बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर, दिल्ली, बंगाल और मेवाड़ शासक था। आगे भारत की उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किस ज्यामितीय विधि के बाग आराम बाग या नूर अफगान के नाम से लगवाया गया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 25 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? 25 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था शेरशाह सूरी से। नोट से चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। आगे किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? दिल्ली का शासक पुनः हुमायूं बना 1555 का सरहिंद का युद्ध। 1555 में लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में।
आगे वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण, जो कि दीन पनाह एक पुस्तकालय था। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। नोट से हुमायूं के मकबरे पर निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेनलुप ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान गंवा दी। अब बात करेंगे सूरवंश की। सूरवंश यानी शेरशाह सूरी की। लायक तो बनती है, शेर रुकनी नहीं चाहिए। बात करें शेरशाह सूरी की तो उसके कुछ साम्राज्य का विस्तार दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ आप मैप में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इधर का पूरा हिमाचल प्रदेश, ये सब जम्मू कश्मीर, कुछ पाकिस्तान का भाग, इस तरह से ये सूर्यवंश का शासक था। इधर महाराष्ट्र में भी। यहाँ से जाने दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी, मोहम्मद शाह। शेरशाह के शासन काल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। आगे शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिहार के सासाराम में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज ए सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरे साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? शेरशाह। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी। कालिंजर अभियान 1545 में हुई थी, जहां पर शेरशाह की मृत्यु हुई। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेरशाह सूरी ने। नोट से शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अब आगे है अकबर। महान अकबर यानी 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का काल था। जाने तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में अमरकोट के में हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? पंजाब के कालानौर में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? खान ए खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया? कच्छवाहों से। नोट से 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को। आगे किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करता था? ख्वाजा मेइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल।
नोट से है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूं भी शामिल थे। आगे वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। बॉक्स में दिया गया है अकबर की विजय। पहला गोंडवाना विजय 1565 में 64 में, चित्तौड़ विजय 1568, कालिंजर विजय 1570, आमेर से संधि 1562, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। अब आगे अकबर के समकालिक शासक इंग्लैंड देश में जो शासक था महारानी एलिजाबेथ, जो कि 1558 से 1603 ईस्वी तक रही। फ्रांस का शासक था सम्राट हेनरी चौथा, जो कि 1553 से 1610 तक रहा। ईरान का शासक था शाह अब्बास, जो कि 1588 से 1629 ईस्वी तक रहा। रूस का शासक था जारिवान बेसिलिएविच, जो 1530 से 1584 ईस्वी तक रहा। अब आगे अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? बिहार और बंगाल को अकबर ने 1576 में शामिल किया। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई है? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? जगत गुरु की उपाधि आचार्य हरिविजन सूरी को दिया गया था, जो जैन संत थे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अबुल फजल। आगे है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा 1562 में। ये सभी कृत्य जो किए गए अकबर द्वारा किए गए हैं। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। अब आगे प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? अकबर। जब्त प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी अकबर द्वारा। बॉक्स में दिए गए हैं 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुई थी। आगे वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया? असीरगढ़ का युद्ध, किला खानदेश पर। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस समद को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? गुजरी महल मान सिंह द्वारा। आगे अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी? मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को और सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी, उस समय अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में तोडरमल को कौन सा पद दिया गया? दीवान ए अशरफ। बॉक्स में है अकबर की प्रमुख विजयी।
पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में, गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दीघाटी की युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। अब आगे है अकबर के प्रमुख नवरत्न, जिनमें बीरबल जो कि एक कवि प्रिय थे। इनकी विशेषता नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दूसरा है अबुल फजल। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अकबरनामा व आइन अकबरी की जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तीसरे हैं तानसेन, जिन्हें रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। चौथा है अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। पांचवा है मानसिंह। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के समय साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। छठा है राजा टोडरमल। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। सातवां है फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। आगे है फकीर अजीजुद्दीन। ये अकबर के निजी हकीम यानी चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। नौवां नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। अपनी बुद्धिमत्ता व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। अब आगे है जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी रही और शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां और जहांगीर के बारे में जानने से पहले आप लोग शेयर जरूर कर लें, साथ ही लाइक तो बिल्कुल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। आगे है 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में। आगरा की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूर से जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां बने, असमत बेगम जो नूरजहां की माँ थी, एतमादुद्दौला या मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां के पिता हुए, एवं आसफ खां जो नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। नूरजहां गुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। द्विअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? जहांगीर। मुगलों द्वारा मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? विलियम हॉकिंस। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर और जहांगीर का। बाबर का मकबरा काबुल में, जबकि जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। आगे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर।
मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? जहांगीर। नोट से है, खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिखों के गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। आगे, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर के द्वारा। आगे, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? असमत बेगम द्वारा, जो कि नूरजहां की मां थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? शाहजहां। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। नोट से है, मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मैयूर सिंहासन तख्त ए तौस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। आगे, अपनी संहीनता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह को, जो कि शाहजहां का पुत्र था। नोट से उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। आगे, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा शिकोह द्वारा। जहांगीर की आत्मकथा तुझु के जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। अब आगे, औरंगजेब, जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किसके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा शिकोह। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत हुए? औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। आगे दिया गया है, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। खेत बटाई खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंक बटाई अनाज को खलिहान में लाकर बिना भूसा निकाले बटाई लंक बटाई कहलाता है। रास बटाई जब अनाज से भूसा निकालकर बांटी जाती है। अब आगे, यहाँ पर शासक और उसके वजीर और वकील का नाम दिया गया है। बाबर का वकील था मेहंदी ख्वाजा। हुमायूं का वकील था निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर का वजीर था बैरम खां, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। जहांगीर का वजीर हुआ, यह पद रिक्त था। शाहजहां का वजीर, यह पद समाप्त हो गया था उसके समय में।
आगे, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में हुई थी। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए सिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। बॉक्स से औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। छत्रसाल के काल में सतनामी विद्रोह। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? रबिया उद दुरौनी का मकबरा। नोट से है, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। यहाँ दिया गया है मुगलकालीन सूबों की संख्या। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 12 सूबे थी और इसका वर्णन आईन अकबरी में मिलती है और यह बढ़कर 12 प्लस 3 यानी 15 हो गए। जो 3 नए जुड़े थे वह थे बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। जहांगीर के शासनकाल में कुल 15 सूबे हुए और कागड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया था। शाहजहां के शासनकाल में कुल 18 सूबे हुए। सूबे का मतलब होता है प्रांत या राज्य। शाहजहां के काल में 18 सूबे हुए, जिसमें जो 3 था कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को मिलाया था। औरंगजेब के काल में 20 अथवा 21 सूबे थे, जिसमें 2 बीजापुर 1686 और गोलकुंडा को 1687 में जोड़ा गया था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम लोग जानेंगे मुगलकालीन प्रशासन। किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले रामसी देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का मुगल काल में दाम के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिला सरकार के रूप में जाना जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण करने की विधि। नोट्स दिए गए हैं। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास नाम से इंगित किया जाता था। आगे, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध जहांगीर ने। किस ब्रिटिश यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। यहाँ पर बॉक्स में दी गई है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा के संस्थापक अकबर थे और इसकी प्रारंभ 1575 ईस्वी में की गई। इसका अर्थ था पद या श्रेणी। इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना। आगे, अकबर को मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंहस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। नोट से जात किसी मनसबदारी के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। आगे, यहाँ पर दिया गया मुगल कालीन उच्च अधिकारी।
इस साइड विभाग और इधर उच्च अधिकारी। दीवान ए मंसा विभाग के अधिकारी थे सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य। दीवान ए वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि करता था। दीवान ए कजा न्याय विभाग, काजी उल कुजात। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग, बरीद ए मुवालिक के अधीन। दीवान ए आरिज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग और मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। बाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस या गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ये डाक या गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। बितिकची अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बैयुतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। अब आगे मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। बात करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला व साहित्य को। आप लोग यहाँ तक बने हैं, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। बात करते हैं अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में कुशल था? बीना। नोट्स है बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। आगे उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां को। आगे दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं राजकवि और शासक। राजकवि मुल्ला गजाली मसदरी अकबर के शासनकाल में, तालिब अमूली जहांगीर के शासनकाल में, अबू तालिम कलीम शाहजहां के और कादसी शाहजहां के काल में। आगे मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजानामा। नस्तलिक क्या है? नस्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती है। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नोट से है शाहजहां के शासन काल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनार और अनेक गुंबद इस मस्जिद की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह है मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। इसे आराम से समझेंगे। इमारतें शेरशाह का मकबरा, यह सासाराम बिहार में स्थित है और शासक था शेरशाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये शासक हाजी बेग द्वारा। जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर के समय। जहांगीर महल आगरा में अकबर के समय। अकबरी महल आगरा में अकबर के समय। आगरा का किला आगरा में अकबर के समय। दीवान ए आम फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। दीवान ए खास फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। पंचमहल जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है यह फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा।
मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल और बुलंदशहर, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसके शासक निर्माणकर्ता थे अकबर। आगे अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और बनवाया था जहांगीर। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, बनवाया नूरजहां। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में स्थित है, बनवाया नूरजहां। दीवान ए खास आगरा में, दीवान ए आम आगरा में, शीश महल आगरा, खास महल आगरा, नगीना मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद आगरा, मच्छी भवन आगरा, ये सभी बनवाया शाहजहां ने। लाल किला दिल्ली में जिसे बनवाया शाहजहां, मोती मस्जिद आगरा में जिसे बनवाया शाहजहां, जहानाबाद दिल्ली में शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली में जिसे बनवाया शाहजहां, दीवान ए आम दिल्ली में बनवाया शाहजहां, दीवान ए खास दिल्ली में बनवाया शाहजहां। आगे हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चार बाग पद्धति का प्रयोग दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। अब आगे यह है मुगल कालीन साहित्य। पुस्तक या अनुवाद, भाषा और लेखक का नाम। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूं द्वारा किया गया था। भगवत गीता का अनुवाद फारसी भाषा में राजा टोडरमल द्वारा। योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में दारा शिकोह द्वारा। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद सरहिंदी द्वारा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद मौलाना शाह मुहम्मद शाहबादी द्वारा। लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा। कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अबुल फजल द्वारा। बावन उपनिषद की फारसी में अनुवाद दारा शिकोह द्वारा। अकबरनामा फारसी में अबुल फजल द्वारा। बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान खानखाना। हुमायूंनामा फारसी गुलबदन बेगम। तुजू के बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर। तुजू के जहांगीरी फारसी में जहांगीर मोतबिंद खां और मोहम्मद हादी। मुंतखब उल तवारीख फारसी में अब्दुल कादिर बदायूं। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में मोतबिंद खां बख्शी। मासीर जहांगीरी फारसी में ख्वाजा कामगार। तबकात अकबरी फारसी में निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा फारसी में इनायत खां। नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में खफी खां। आलमगीर नामा फारसी में अनुवादक थे मिर्जा मुहम्मद कासिम। मासिर आलमगीर फारसी में साकी मुस्तैद खां। फतवा ए आलमगीरी फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद और पादशाहनामा फारसी में मोहम्मद अमीन। आगे है मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है। गुंबद विहीन मकबरा अकबर का मकबरा है। यहाँ नोट से है, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहा जाता था, यानी पित्रादुरा पद्धति अपनाई गई जहांगीर द्वारा। आगे हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा प्रारंभ करवाया गया। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। चार वाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसिया, रफी उद्दरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। आगे जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। नादिर उल उस्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ
तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने। यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि है। आगे, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासन में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है? एतमादुद्दौला में। यह है पॉइंट। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना अकबर ने की थी। अल्योनिषद उपनिषद की रचना अकबर द्वारा की गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं मराठा साम्राज्य में। मराठा राज्य संघ में प्रवेश करेंगे, जहां पर हम लोग जानेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। आप लोग शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और एक लाइक तो बनता ही है। बात करें मराठा राज्य संघ की, यहाँ समझते पहले मराठा राजवंश। मराठा राजवंश सज्जन सिंह जो 5वीं पीढ़ी हुए, उसके आगे उग्रसेन, उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभकरण। कर्ण सिंह देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव और उनकी पुत्री जीजाबाई हुई। जीजाबाई से विवाह होने के बाद शाहजी भोसले के 2 विवाह, उनसे पुत्र हुए शिवाजी प्रथम, संभाजी और राजा राम। शिवाजी प्रथम जो कि 1627 से 80 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, इनकी माता थी जीजाबाई। उसके बाद हम पहले यहाँ समझते हैं शुभकरण, इनके वंशज भोसले कहलाए। बालाजी भोसले और उसके बाद मालेजी से शाहजी भोसले, उसके बाद तुकाबाई मोहिते और संभाजी बड़े भाई। तुकाबाई मोहिते का विवाह हुआ था शाहजी भोसले से और जीजाबाई का विवाह भी हुआ था शाहजी भोसले से। शाहजी भोसले के 2 पुत्र हुए, शिवाजी प्रथम और राजा राम। राजा राम की माँ थी तुकाबाई मोहिते, जबकि शिवाजी की माँ थी जीजाबाई। संभाजी से हुए साहूजी 1607 से 49 और राजा राम जो कि 1689 से 1700 हुए। इनकी पत्नी ताराबाई और ताराबाई से शिवाजी द्वितीय जो कि 1700 से 1707 ईस्वी तक रहे थे। शाहजी के बाद 2 शासक हुए स्वतंत्र शासक, उत्तर में सतारा साहूजी और दक्षिण में कोल्हापुर, जहां पर शिवाजी द्वितीय और राजा राम द्वितीय का काल था। आगे, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेख में किया जाता है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। नोट से है, मराठा राज साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? रायगढ़। आगे है, तृतीय ओंगल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तीसरा ओंगल मराठा युद्ध में पेशवा ने जॉन मैकलम के यहाँ समर्पण किया था। नोट है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठा का पराजय हुआ। आगे, वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? ताराबाई। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किन के हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में। नोट से है, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था,
परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। आगे शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सालहर या सलहेर की युद्ध में। यहाँ है शिवाजी के अष्टप्रधान, जिनमें एक साइड में मंत्री और दूसरे साइड आपको विभाग देखने को मिलेंगे। मजुमदार या अमात्य कहा जाता था। यह अष्टप्रधान में वित्त मंत्री हुआ करता था। सुमंत या दवीर जो विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार होते थे। सुरुनवीस या चिटनीस जिसे सचिव कहा जाता था, पत्राचार विभाग था। पेशवा प्रधानमंत्री या अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। बाकिया नवीस मंत्री या आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग से। सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान। पंडित राव धर्म व दान विभाग। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। अब आगे हम लोग पहुंच रहे हैं विविध में, यानी उम्मीद है अब मध्यकालीन भारत शायद लास्ट होने वाली है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बात करेंगे अब विविध की। हम लोग मध्यकालीन भारत में लास्ट पहुंचे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर। सिर ए अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्वता हुआ था मोहम्मद शाह के काल में। आगे बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने। मुगल काल में किन बंदरगाह को बाब उल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया? ताजुल माली। नोट से है जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। आगे विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। नोट से है वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश करने नहीं दिया था। आगे मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। अब यहाँ दिए गए हैं सिख संप्रदाय के 10 गुरु, जिनमें यहाँ पर गुरु काल और प्रमुख उपलब्धियां दी गई है। पहला गुरु है गुरु नानक, जिनका काल था 1469 से 1539, सिख धर्म के संस्थापक। दूसरा गुरु हुए अंगद, जिनका काल था 1539 से 1552 और इन्होंने गुरु मुखी लिपि के जनक के रूप में प्रचलित हैं और एक विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। तीसरा गुरु हुए गुरु अमरदास, काल था 1552 से 1574 और सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया। चौथा गुरु गुरु रामदास 1574 से 1581 अमृतसर की स्थापना की। पांचवा गुरु अर्जुन सिंह 1581 से 1606 ईस्वी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदिर
साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण और जहांगीर ने इन्हें फांसी दिया था। छठा, हरगोविंद सिंह 1606 से 1645। अकाल तख्त की स्थापना, सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। सातवां गुरु हर राय 1645 से 1661। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। आठवां गुरु हरकिशन 1761 से 1764। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हुई थी हरकिशन का। नौवें गुरु तेग बहादुर जो कि 1664 से 1675 औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। याद रखेंगे, पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने और नौवें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जो 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे। यह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म पटना के 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना का वर्तमान पटना साहिब के नाम से जो फेमस है वहीं पर हुआ था। लोकल भाषा में इसे पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार यानी केस, कंघा, कृपान, कच्छा व कड़ा अनिवार्य किए। गुरु पद की समाप्ति की। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ये भूमि दी गई थी अकबर द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जाना NCERT सार संग्रह का मध्यकालीन इतिहास। भारत का मध्यकालीन इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हमने इस वीडियो में एक वीडियो यानी मास्टर वीडियो में जाना है। इससे पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे अभी तक उसे वो भी जा करके जरूर देख लेंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही सबसे मोस्ट बात है, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं वह हमें कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको डेली PDF अपलोड किए जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।